आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल SHM पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इसमें सीखा था कि जो पॉलिनॉमियल होता है वन वेरिएबल में, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर किसी एक पॉलिनॉमियल के बारे में बात किया। हमने यहाँ पर लिखा 2x² प्लस 5x, यह एक पॉलिनॉमियल है। यह सिंगल वेरिएबल पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x इसका वेरिएबल है। इसको हम लोग डिनोट कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग px से डिनोट कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि पॉलिनॉमियल को डिनोट कैसे किया जाता है। अब इसी अगर px की बात किया जाए तो px इसका एक वेरिएबल है जो कि पॉलिनॉमियल 2x² प्लस 5x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो x का हाईएस्ट पावर होता है यही इसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल px क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है वह डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज हाईएस्ट पावर, the highest power of x in px। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल होता क्या है कि जो पॉलिनॉमियल px में है उसके x का जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब इसी को बेस मान के हम लोग यहाँ पर पॉलिनॉमियल के अलग अलग वेरिएशन देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल जो है पी वाई में है, यानी इसका वेरिएबल y है, इसका पॉलिनॉमियल है y² 2y, तो यहाँ पर जो इसका वेरिएबल टर्म है ये y है। इसी तरीके से मान लीजिए हम और भी वेरिएबल की बात करते हैं, वो u t कुछ भी हो सकता है वेरिएबल में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई पॉलिनॉमियल डिनोट कर रहे हैं पी यू से, यहाँ वेरिएबल टर्म क्या है? u है, तो इसका पॉलिनॉमियल रहेगा कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा u² प्लस 4u, ये u में वेरिएबल है, इसका वेरिएबल कौन है? u है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मान लीजिए कि इसके हम पावर इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया जो है 5। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितना हो गया? 3 हो गया, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। पॉलिनॉमियल किस में वेरिएशन में है? u इसका वेरिएबल टर्म है। ये तो बात हो गई पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसके डिग्री क्या होती है। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में डिटेल से पढ़ा था। आप क्लास 9th के पॉलिनॉमियल की वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर यहाँ पर पॉलिनॉमियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उस पॉलिनॉमियल में जो डिग्री है वह चेंज होती जाए तो उन पार्टिकुलर पॉलिनॉमियल्स को हम लोग विशेष नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री 1 है, पॉलिनॉमियल है कोई तो उसकी डिग्री 1 है, तो ऐसे हम बोल रहे हैं अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में, तो लीनियर पॉलिनॉमियल ऐसे पॉलिनॉमियल्स होंगे जिसमें ये डिग्री कितनी होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम जो पावर है किसका, जो वेरिएबल टर्म है उसका, वह 1 होना चाहिए। अच्छा, इसके अगर जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो ये जनरल फार्मूला होता है ax प्लस बी। यह एक पॉलिनॉमियल है, इसमें a और b कांस्टेंट टर्म है और जो वेरिएबल टर्म है वो x में वेरिएबल टर्म है।
अच्छा, जनरली हम लोग ए एक्स प्लस बी को ही जनरल टर्म मानते हैं। ए वाई प्लस बी भी हो सकता है, ए यू प्लस बी भी हो सकता है। मतलब एक्स जो वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल के बारे में हमने यहाँ पर बात किया था। वाई भी यहाँ वेरिएबल है, यू भी वेरिएबल है, और ऊपर यहाँ पर एक्स भी वेरिएबल था। उसमें से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जो अलजेब्रिक क्लास 10th में पढ़ेंगे उसमें एक्स ही हमारा वेरिएबल होगा या वाई वेरिएबल होगा। तो ये तो बात हो गई वेरिएबल्स के बारे में। ए एक्स प्लस बी इसका जनरल इक्वेशन होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वन लीनियर पॉलिनोमियल में लिखा √3 x + 5। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि पॉलिनोमियल क्या है, तो उस पर आई बटन पे ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर आई बटन पे ऊपर क्लिक करके आप पॉलिनोमियल क्लास 9th का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर ये समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल किस तरीके से पहचाना जाता है, और कब पॉलिनोमियल नहीं होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हो गया पॉलिनोमियल। दूसरा यहाँ पर हम लिख रहे हैं y + √2। यहाँ पर अगर हम लोग इसके जनरल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर हमने बताया था कि वेरिएबल कौन है, एक्स है, लेकिन यहाँ पर हमने y + √2 लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y है। ए और बी कांस्टेंट नंबर होते हैं, यानी ये कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लोग a = नॉट 0, इसका मतलब हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल वह तभी होगा जब उसमें दो टर्म रहें, a = नॉट 0 रहे। फिर बात हुई कि b 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो b 0 भी हो सकता है। मतलब b की वैल्यू 0 1 2 3 4 माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकती है b की वैल्यू, लेकिन यहाँ a की जो वैल्यू हो वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी तक एग्जाम्पल बताया, अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं सिंगल, तो ये x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 लिख दें, तो क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ, यह भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो जब भी हमने उसमें क्लास 9th के वीडियो पॉलिनोमियल में ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि जो वेरिएबल टर्म है उस पर पावर कितना आ गया, 0। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये चीज बताई गई है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है यदि उसका जो पावर है वह एक होल नंबर है और 0 एक होल नंबर है। इस तरीके से, इस कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल में ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। एक एग्जांपल हम यहाँ पर और भी लिख दे रहे हैं फ्रैक्शन में, 2/3u + 5। यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इस तरीके से ये सब लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया, लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि हम लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल में हमने लिख दिया यहाँ पर 2, यहाँ पर इसके एक्सेप्शनल एग्जांपल हम लिख रहे हैं 2x² + 5x + 3। क्या ये भी लीनियर है? नहीं, यह लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यह लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब रैखिक बहुपद नहीं है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं हिंदी में। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x पे पावर 3 आ जाए, +1 आ जाए, तो क्या ये भी लीनियर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, यह लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि लीनियर में बताया गया कि जो उसका पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और वो डिग्री कौन सा होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल के ऊपर। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल के ऊपर? 3 है, तो इसलिए यह लीनियर नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं। यदि मान लीजिए कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, इसमें क्या बताया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। किसकी डिग्री? जो वेरिएबल टर्म है। इसका जनरल फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, ax² + bx + c।
तो यह इसका जनरल फार्मूला है। तो ये जनरल फार्मूला हम लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन हम लोगों को याद रखना है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। मतलब इसका जो वेरिएबल पे स्क्वायर है वह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे ही ये वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो ये जो बचा हुआ बी एक्स प्लस सी है यह एक लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म x है उस पे पावर कितना है, 2 है। अगर और भी इसमें वेरिएबल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ दूसरे वेरिएबल्स भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा u/3 माइनस 2u का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर हमने लिख दिया 5। यह भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों ने अब तक ये समझा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो वेरिएबल टर्म है, जो वेरी है, अचर पद है, उसकी जो पावर है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वह क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर 1 रहेगा तो वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल्स के बारे में इसमें हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का √3x। यहाँ वेरिएबल टर्म कौन है, x है और इस पे पावर 2 है। तो ये जनरल फार्मूला है। इसमें हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स है, तो यहाँ पर बी एक्स की जगह पर √3x है। और ये सी कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है। डिटेल्स देखने के लिए फिर से बताएंगे, क्लास 9th का पॉलिनोमियल का वीडियो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देखिए। चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर 2 पावर है पॉलिनोमियल के ऊपर तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कि उस पे 2 पावर ना होकर 3 पावर रहे, यानी उसकी जो डिग्री है वह 3 रहे, तो ऐसे में जो डिग्री है अगर मान लीजिए 3 हो जाती है, जो डिग्री है अगर वह 3 हो जाती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। यह इसका जनरल फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर भी कंडीशन हम लोगों को अप्लाई करना है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे ही यहाँ पर पावर ये हट जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं वह क्यूबिक पॉलिनोमियल रहे तो ए पे क्यूब होना चाहिए, इधर के सारे टर्म गायब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू 0 हो जाए, सी की वैल्यू 0 हो जाए, डी की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यूब जब भी दिखाई देगा तो वह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल में यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिख दिया एक्स क्यूब, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? यहाँ पर जो बी एक्स की वैल्यू है या सी एक्स की वैल्यू या डी, वो क्या है, ये सब वैल्यू 0 होंगी, इसलिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक में एक एग्जाम्पल और भी लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर या कोई भी टर्म यहाँ पर सिंगल डिजिट जिस पे स्क्वायर रहे वेरिएबल पे, वह सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिस पे क्यूब रहेगा वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और भी इसके एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 3x पे पावर 3 या y पे पावर 3 कर लीजिए, तब भी यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। अच्छे एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल रहे। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया -2x क्यूब, यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो 2 टर्म का मतलब ये नहीं है कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसका पावर मेन रहता है, मतलब उस पर घात कितनी है। अगर 3 घात हो तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। चलिए, और भी एग्जांपल इसके हम लोग देख लेते हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और भी इसके पॉलिनोमियल में हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यह भी एक
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो इसका वेरिएबल टर्म है, बार बार मैं कह रहा हूं कि जो वेरिएबल टर्म है उस पे पावर 3 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में सीखा। सबसे पहला सीखा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें जो डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल की वह हमेशा 1 होनी चाहिए। दूसरा हमने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने बताया कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तीसरा हमने सीखा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने बताया कि जो वेरिएबल टर्म है उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम से अगर ज्यादा हो जाए तब भी क्यूबिक रहेगा? नहीं। अगर मैक्सिमम से कम हो जाए तब भी क्यूबिक? तो नहीं। क्यूबिक के लिए डिग्री हमेशा और हमेशा 3 होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए, और लीनियर के लिए डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। इतनी चीजें हम लोगों ने अब तक समझा है। लीनियर में जो जनरल फार्मूला होता है ax प्लस बी है, क्वाड्रेटिक में जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसी तरीके से क्यूबिक में जनरल फार्मूला ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। तीनों ही कंडीशन में a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब पहला टर्म इसका जो है वो 0 नहीं हो सकता, पहला कोफिशिएंट जो है 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है। इतनी चीजें हम लोगों ने सीखा है। इसमें जो उतारने की बात है या नोट आप लोग बनाएंगे तो इसमें केवल लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, आगे लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 1 और एक जनरल टर्म। क्वाड्रेटिक डिग्री इक्वल टू 1 जनरल फार्मूला और ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, इससे रिलेटेड और भी बातें हम लोग करते हैं। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल हो गया x पे पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने px के टर्म में इसको डिनोट किया था, वेरिएबल जो है y है। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए कि अगर y की अलग अलग वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें तो हमको px की या py की अलग अलग वैल्यूज फाइंड होंगी। उन वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे उसी चीज के बारे में लोग आगे बात करते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि कोई एक जो है पॉलिनोमियल है जो है px के टर्म में। कैसा है पॉलिनोमियल? px के टर्म में पॉलिनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यह एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है इसका? x है, और ये px से डिनोट किया गया है। अच्छा, ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, यानी पावर इस पे 2 दिख रहा है, तो पावर 2 वाला कौन सा रहता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, जिसका जनरल फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। a इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें अगर हम यहाँ पर x की जहां पर वैल्यू है x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यानी जहां पर हमने px लिखा है यहीं पर लिखेंगे p और ब्रैकेट में लिख देंगे 2। जब यहाँ पर x था तो x का स्क्वायर किया गया था, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया तो 2 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जब ये x था तो यहाँ 3 इंटू एक्स लिखा हुआ था, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस का 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जो यहाँ से 4 आ जाएगा, और माइनस का 6 और माइनस का 4 आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -6, यानी P2 की वैल्यू आ गई -6। अच्छा, ये रिप्लेस किसको किया है? यहाँ पर जो 2 आया है वो x को रिप्लेस किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिप्लेस कर दिया गया x इसके द्वारा, तो जो इसकी वैल्यू फाइंड होकर हमको मिली है वह कितनी मिली है? -6 मिली है। तो यही कहलाता है कि वैल्यू ऑफ द px एट x इक्वल टू 2। अच्छा, अगर हम लोग जनरल टर्म में बात करें और कोई एक जनरल वैल्यू मान लें, जैसे मान लीजिए कि हमने x इक्वल टू k मान लिया, x इक्वल टू k मान लिया, और हम इस k की वैल्यू इस x में रखें तो ये कहलाएगा द वैल्यू ऑफ p x एट x इक्वल टू k। क्या कहलाएगा? द वैल्यू ऑफ p x एट x इक्वल टू k। अब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? p और ब्रैकेट में क्या रहेगा? k। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वह लीनियर हो, चाहे वह क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो उसकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर k इक्वल टू हो क्या सकता है? तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब यह k किसके बराबर होगा? तो k 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है।
माइनस का 2 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू इसमें से हो सकती है। x इक्वल टू कुछ भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू रखें, इंटीजर ही रखी जाए। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू भी रखी जा सकती है। मतलब ये हुआ कि k इक्वल टू 1/2 भी रखा जा सकता है, k इक्वल टू -3/5 भी रखा जा सकता है। मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ पर k इक्वल टू रखी जा सकती है। और ये k कहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम k रखते तो ये इसको रिप्लेस कर देता, जो सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन आएगा वही इस px का सोल्यूशन कहलाएगा या px की वैल्यू कहलाएगी। जीरोज कब बोला जाए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर p और माइनस का 1 रख देते हैं इसी जनरल वैल्यू में। तो यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 4। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 और ये माइनस में आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और माइनस का 4 यहाँ से ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 4 - 4 और इक्वल टू 0। तो ऐसी वैल्यूज यानी यहाँ पर x की जगह पर जो ये वैल्यू लिखी गई है, ऐसी वैल्यू जिसको रखने के बाद इस जब पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाए और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर यह एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी तो उसको कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसी इक्वेशन में हम एक वैल्यू और भी चेक करते हैं। मान लीजिए हमने x की जगह पर क्या रखा, 4 रखा। यहाँ जो x की वैल्यू है वह कितना रख दिया, 4 रख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और ये माइनस का 4। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस का 12 और माइनस का 4। इनको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ से 16 - 16 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ x की जगह पर 4 रखने पर यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ x की जगह पर -1 रखने पे यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी इस वेरिएबल टर्म की जो भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पर 0 आएगा उसको कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए जैसे मान लीजिए इसी में हमने जो वैल्यू लिखा है इसी को अगर लिखें तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए -1 और 4 ये दोनों ही वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अब px क्या है इसमें, px ये जनरल जो लिखा गया है जो पॉलिनोमियल है इसी की बात की जा रही है यहाँ पर px में। उसके जीरो कौन कौन से हैं, -1 और 4 है। यहाँ पर हेडिंग लिख दिए फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये कोई एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो चाहिए। तो इसमें ये बताया गया था कि जो वैल्यू है इसको इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसको हमने डिनोट कर लिया px, तो ये जीरोज के लिए इस px की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे कि p2x + 3 इक्वल टू 0। ये 3 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू -3 या x इक्वल टू -3/2। तो -3/2 जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह रखेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 0। ये तो बात हो गई कि जीरो निकाला कैसे जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में इस तरीके से बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। उसके लिए जनरल फार्मूले हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बताया था कि लीनियर जो होता है उसका जनरल फार्मूला क्या था, ax + b था। अब बात की जाती है कि इसके जीरो कैसे फाइंड होंगे। तो इसकी जो जीरो होंगे, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल IA, यहां पर भी
जो इसका पॉलिनोमियल का लीनियर जीरो होगा उसमें हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई ए। अच्छा, ये माइनस बी बाई है क्या, इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं। तो माइनस, और यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। और ये ए क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर x लिखा गया उसके आगे जो भी गिनती लिखी जाएगी विथ साइन, उसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो वह नीचे लिखा जाएगा, और जो यहाँ पर रहेगा उसकी वैल्यू को ऊपर लिखा जाएगा। वही इसका कांस्टेंट टर्म होगा। जिसके साथ x नहीं रहेगा, मतलब वेरिएबल नहीं हो रहेगा, वह कांस्टेंट रहेगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा b कांस्टेंट ही रहेगा, b कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के तौर पे b लिखा गया है। अब अगर मान लीजिए इसी पॉलिनोमियल को जो लिखा गया 2x प्लस 3, इस सोल्यूशन को हम ना करना चाहते हैं, यहीं पर हम इसको लिख रहे हैं 2x प्लस 3। अब इसके जीरो कैसे फाइंड होंगे, तो इसका जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, माइनस बी। तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन करें तो ये ax प्लस बी हो गया। b की जगह पर कितना लिखा गया, 3 लिखा गया, तो 3 ऊपर लिख दिया। यहाँ माइनस साइन आना चाहिए तो माइनस लिख दिया, अपॉन x का कोफिशिएंट होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है, यानी x हो गया, और इसके आगे कितना लिखा गया, 2 लिखा गया है। तो ये इसका कोफिशिएंट वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो इसी को हमने एक ही लाइन में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और भी आगे बात किया जाएगा जब इसमें और भी टर्म्स आएंगे। अगर इसमें और भी जीरोज के बारे में बात किया जाएगा, क्यूबिक के या क्वाड्रेटिक के, तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक दूसरी हेडिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वह लीनियर का हो या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का हो, उसको पहले सीख लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कंसीडर किया, हमने माना कि कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है। ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका। तो हमने मान लिया कि एक लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी है जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी ax प्लस बी को अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहें, क्लास 9th में बताया गया था ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने मान लिया कि y इक्वल टू ax प्लस बी है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वेरिएबल दिया जाता था उसको y के टर्म में मान लिया जाता था, उस पॉलिनोमियल को। अब अगर हम लोग बात करें कि y इक्वल टू ax प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं यह एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, अभी इसको भी हम लोग देखेंगे। यह एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मान लीजिए कि इसी ax प्लस बी की वैल्यू को हम जो है एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू हम उसी जो ऊपर बात कर रहे हैं 2x और प्लस 3, तो 2x प्लस 3 अभी इसी पॉलिनोमियल के बारे में ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसी को हमें स्ट्रेट लाइन को पास करवाना है ग्राफ पे, यानी इसका ग्राफ पेपर पे इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। इस वाले इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए सबसे इजी जो तरीका मुझे लगता है, हम लिखते हैं x और एक में लिख देते हैं y। इस तरीके से टेबल बना लेते हैं। जब इस तरीके से यहाँ से टेबल बना लेते हैं तो आसानी से हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं, आप बुक में देखेंगे तो इसमें अलग अलग तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जो सबसे इजी वे लगता है उसमें मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यू निकालना चाहें या x की अलग अलग वैल्यू निकालना चाहें, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले किसी एक को 0 पुट कर दो, चाहे x को 0 पुट कर दो या फिर y को 0 पुट कर दो।
हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमने x को ही 0 पुट कर दिया। अब जैसे ही हमने x को 0 पुट किया, यहाँ पर आते हैं हम पॉलिनोमियल के पास। यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ सॉल्व, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ हमने लिखा था y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने कहा कि x जहां पर है वहां 0 रख दो, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब हुआ कि जब x इक्वल टू 0 रखा जाएगा इस वाले में पॉलिनोमियल में, यहाँ पर पॉलिनोमियल में, तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक बार हमने x को 0 रख दिया, अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, y को 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू हम यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं। जैसे ही हमने बोला कि y इक्वल टू यहाँ 0 रख दो, फिर से इसी पॉलिनोमियल के पास आते हैं। अब की बार हमको यहाँ पर 0 रख देना, y की जगह पर हम 0 रख देंगे, उसी को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो y की जगह पर हमने 0 रख दिया और 2x प्लस 3 लिख दिया। अब इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 3 इक्वल टू 2x, या x इक्वल टू यहाँ से 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -3/2। अब जब हमने y इक्वल टू 0 रख दिया तो x की जो वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड हुई है -3/2, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो -3/2 आ जाएगा। अब बात की जा रही है कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस डाटा को हम यहां पर लिख रहे हैं और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x की वैल्यूज हमने लिख लिया है। यदि आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, क्योंकि ये अगर आप इसको एक बार सीख लिया तो आप आसानी से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए, अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। हम लोग को पता होना चाहिए ये एक्स एक्सिस होता है और ये इधर एक्स एक्सिस डैश रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है और ये वाई एक्सिस डैश रहता है। इधर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इधर जो वैल्यू रहती है वो निगेटिव वैल्यू रहती है। यहाँ पर अगर इस साइड में बात करें तो इधर जो नीचे की तरफ वैल्यू रहती है वो निगेटिव वैल्यू रहती है, जो ऊपर की तरफ वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव वैल्यू रहती है। इतनी चीजें हम लोगों को समझने आनी चाहिए। यहाँ पर जो पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट होता है, इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। चलिए, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। इसी तरीके से इधर भी लिखेंगे तो 1 2 3 4, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ऊपर भी रिप्रेजेंट इसी तरीके से करेंगे 1 2 3, तो यह आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर 3। इस तरीके से नंबर लाइन में और भी इस पे कर सकते हैं। यहाँ माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3। इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू टेबल जो हमने टेबल बनाया है, यहाँ जिस समय x 0 है उस समय y की वैल्यू 3 है। यहाँ पर जब x की वैल्यू यानी x एक्सिस पे जब वैल्यू 0 है तो उसी समय y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट है वह कितना हो जाएगा 0,3। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। अगर हम लोग दूसरे यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो जब y इक्वल टू 0 है तो उस समय x इक्वल टू -3/2 है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू निगेटिव में है, क्योंकि तो इसने निगेटिव एक्सिस पे आना चाहिए। अब निगेटिव एक्सिस हमको मिलेगा कहाँ पर, ये -3/2 है, तो -3/2 को हम लोग यहाँ पर कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग डेसिमल में डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 3/2 रखा, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे 3/2 को, तो यह जाएगा कितना 1.5। तो 1.5 कहाँ पर आएगा, 1.5 कितना होता है 1 और 2 के बीच में, ठीक, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो 1.5 इसके और इसके बीच में आएगा, तो यहाँ कहीं पर 1.5 आ जाएगा। यानी इस इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, इसको हम लोग लोकेट करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2 और 0। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो इसी पॉइंट से होकर इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को स्केल से सीधा मिला देना होता है। अब यह एक स्ट्रेट लाइन ही है।
ये लाइन कभी भी आगे ना तो एक्स वाई एक्सिस को कहीं कट कर सकती है और ना ही ये दोबारा एक्स एक्सिस को डिवाइड कर सकती है, कट करेगी। इसलिए हमने बताया था कि जो ए एक्स प्लस बी का जो ग्राफ बनता है वह एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पर देखा। अब बात ये की जाती है कि इसको जीरोज से इसका क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ये जो जनरल इक्वेशन था, यानी हम लोग जो यहाँ पर पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं 2x + 3, उसने नंबर लाइन को x एक्सिस पे केवल और केवल एक ही बार कट किया है और वही उसका जीरोज होगा। आगे हम लोगों ने इसके पहले अगर हम वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे करके देखेंगे तो वहां पर हमने बताया था कि इसका जीरो क्या है, तो इसके जीरो के बारे में बताया गया था -3/2 है। तो -3/2 पर ये x एक्सिस पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल ax के टर्म में लिखा था px के टर्म में, तो यहाँ पर हमने लिखा था ax + b, यह एक जनरल इक्वेशन था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए हम बोल रहे हैं, चाहे वह लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, यहाँ पर जो x है इसको x से रिप्रेजेंट करके हम लोग अगर यहाँ पर y इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी y की वैल्यू के लिए, किसी भी x की वैल्यू के लिए y का जो मान 0 हो जाए, किसी भी x की वैल्यू के लिए y का मान 0 हो जाए, जैसे यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी रखी -3/2, यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो किसी भी x की वैल्यू के लिए y का वह मान जो 0 हो जाए वही उसका जीरोज कहलाता है। तो अगर हमारे सामने इस तरीके से कोई ग्राफ रिप्रेजेंटेशन रहे तो हमें केवल और केवल उसमें इतना सा ध्यान देना है कि वह x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार वह x एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे, जहां पर कट करेगा वही उसका जीरो होगा। चलिए एक दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं और उसमें हम लोग बात करते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे और कौन कौन से इसके जीरो हैं। एक दूसरा ग्राफ हम यहां पर बना रहे हैं एग्जांपल के लिए। मान लीजिए यहां से कोई ग्राफ इस तरीके से आता है। ये जो पॉइंट है जहां पर ये कट कर रहा है इसका पॉइंट है 3,0 और यहां पर जो पॉइंट है वह है 0,5। यह रियल पॉइंट नहीं है, यह रियल वैल्यू नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे। तो ये x एक्सिस को, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा हमको जो जीरोज देखने हैं यहां पर जो पॉलिनोमियल, वो हमेशा x एक्सिस पे देखना है, ना कि y एक्सिस पे। x एक्सिस पे ये जो लाइन है ये केवल और केवल एक बार कट कर रही है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, केवल और केवल एक ही जीरोज होगा। कितना होगा, जहां पर ये कट कर रहा है। तो कहां पर कट कर रहा है, ये 3 पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए यहां पर x और y को इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको अभिसा और क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है, या हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो भुज और कोटि होता है। तो जो x की वैल्यू है वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं और वही हम लोगों को यहाँ पर काउंट करना होता है। जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। चलिए अगर मान लीजिए कि अगर किसी इक्वेशन में 2 जीरोज हैं या 3 जीरोज हैं, तो उसको हम लोग कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है या उसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं।